हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में संपूर्ण बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जैसे केमिस्ट्री में करवाया उसी तरह से फिजिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज हम संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और सारे जो क्वेश्चन है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन मजेदार हैं। तो भैया मजा आने वाली है आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, सारे क्वेश्चन एकदम दमदार वाले हैं, हर सेट में आपको किसी ना किसी तरीके से दिखाई पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भैया सामने कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं। एकदम लास्ट वाला है, ठीक है। जब हम वन शॉट करवाएंगे तो पता चलेगा, नहीं तो आपने अगर पढ़ा है तो पता होगा। भाई जरूरी नहीं कि आप हमारे ही भरोसे बैठे हैं, ठीक है। हो सकता है आप कहीं अदर जगह भी कोचिंग कर रहे होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे या फिर सेल्फ स्टडी किया होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर हमारे भरोसे बैठे हैं तो भैया बस कुछ ही क्षण में पूरा वन शॉट होने वाला है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं? अब ध्यान देना, आपके विकल्प हैं भैया केवल कोटर होल जिसको बोलते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या, कोटरों की कम संख्या, या फिर कोटरों की अधिक संख्या, इलेक्ट्रॉन की कम संख्या। देखिए बच्चों हम दोनों क्लियर कर दे रहे हैं। एक होता है भैया, एक होता है आपका पी टाइप अर्धचालक। कौन सा होता है? पी टाइप। और एक होता है एन टाइप अर्धचालक, यानी पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के। तो पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक होते हैं। अब एक चीज और समझना बच्चों कि जो पी टाइप अर्धचालक होता है इसमें जो बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या अधिक होती है वो होता है क्या चीज? कोटर। ठीक है, क्या होता है भैया? कोटर होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होता है? कोटर। और अल्पसंख्यक इसमें क्या होता है? तो अल्पसंख्यक होता है भैया इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। याद रखना किसमें? पी प्रकार के अर्धचालक में। बट अगर एन टाइप अर्धचालक में हम देखें तो इसमें जो बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुसंख्यक क्या है? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक क्या है? जिसकी संख्या न्यूनतम होती है, यहां पर जो अल्पसंख्यक है वो है कोटर। तो भैया किसी में अगर पी प्रकार का अर्धचालक पूछेगा तो किसी में बबुआ याद रखना एन प्रकार का अर्धचालक पूछेगा। तो हम दोनों बता रहे हैं। तो पी टाइप में बहुसंख्यक कोटर होता है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में पूछा है तो भैया बहुसंख्यक कोटर, तो कोटरों की संख्या अधिक यानी बहुसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो आपका जो विकल्प है डी, विकल्प डी क्या हो जाएगा बबुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना एन टाइप होता तो आपका ये वाला विकल्प सही होता, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और अल्पसंख्यक कोटर हैं। आई बात समझ में? तो ये कोटर और इलेक्ट्रॉन का खेल यानी पी टाइप एन टाइप अर्धचालक का फंडा समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं बबुआ, बस ध्यान से इसको समझते चलना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक, बोला ना सारे क्वेश्चन दमदार हैं। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की कह रहा है कि भैया सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका विकल्प है भैया, इसका स्रोत है कि नाभिकीय विखंडन, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या फिर भैया कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन, या फिर बच्चों यहां पे नाभिकीय संलयन। तो भैया ध्यान से समझना कि जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि नाभिकीय जो संलयन है, ठीक, एक होता है नाभिकीय विखंडन होता है और एक होता है भैया आपका एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। तो किसी में संलयन पूछेगा, किसी में विखंडन। एक में नाभिकीय विखंडन, सॉरी विखंडन तो देखा, संलयन। संलयन देखिए, विखंडन का मतलब यहां पे टूटना। तो इसमें क्या होता है? एक भारी नाभिक, भारी नाभिक क्या करता है? टूट के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है। बट संलयन में क्या होता है?
इसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, हल्के नाभिक, जरूरी नहीं 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक क्या है, मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जो सूर्य के अंदर जो भी ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। वो इसलिए क्योंकि भैया इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो मिल करके हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये हीलियम के नाभिक का निर्माण, क्योंकि भैया हीलियम हाइड्रोजन से भारी होता है, तो हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक मिलकर हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और ये भैया होता है किसमें, नाभिकीय संलयन में। तो नाभिकीय संलयन पे आधारित जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है वो सूर्य है, और इसी पे हाइड्रोजन बम भी है। बट नाभिकीय विखंडन में देखें तो इसमें परमाणु बम, अगर परमाणु बम में पूछा होता कि परमाणु बम की में ऊर्जा का स्रोत है तो भैया विखंडन वाला सही हो जाता आपका। बट पूछ रहा है नाभिकीय संलयन, तो बच्चों नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के हल्के नाभिक हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपका चौथा विकल्प इसमें भी सही होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि AMU, एक AMU, ठीक, यहां पे क्या है, एक AMU है, एक AMU की तुल्य ऊर्जा है। ठीक, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु मात्रक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो भैया एक AMU यानी परमाणु मात्रक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। विकल्प आपका 910 MeV या फिर 139 MeV, 931 MeV या 913 MeV। तो भैया आपके विकल्प भी मिल गया ना, तो 931 MeV मतलब MeV सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये एक AMU की ऊर्जा होती है। ठीक, 931 MeV हो गया ना। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। देखिए ये 1-2 नंबर वाले में भी पूछता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका बहुविकल्पी में भी पूछता है भैया, ध्यान से समझना। ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है पूरा फार्मूला सहित, 1 नंबर वाले में 1 लाइनर में भी, नहीं तो बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन करता है। ठीक है, देखिए जब भी कोई अगर हम बात कर लें तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, वो जो कोणीय संवेग होता है ओमेगा बराबर हो जाता है भैया NH/2π, ये कोणीय संवेग होता है। ठीक है, अगर ओमेगा की देखें तो ये कोणीय संवेग के बराबर भैया फार्मूला होता है। तो यहां ओमेगा के स्थान पे हम यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा कोणीय संवेग है, इसके बराबर MVR होता है। ठीक है, MVR बराबर यहां पे NH/2π, NH/ क्या हो जाता है भैया 2π हो जाता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देख लें तो मूल ऊर्जा स्तर बोल रहा है, मूल के लिए भैया यहां पर हम n बराबर 1 रख देंगे, तो MVR यानी कोणीय संवेग बराबर यहां n बराबर अब 1 रख दिया, केवल H/2π हो जाएगा, H/2π। तो ये जो कोणीय संवेग रहा H/2π, ठीक है, H/2π केवल होगा। विकल्प आपका H/π है, H/2π है, 2π/H है, π/H। तो भैया आप तो समझ में आ गया होगा ना कि विकल्प हमारा कौन सा सही है। तो बच्चों H/2π इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी पूरा भैया फार्मूला पूछ ले तो आपको ऐसे लगा, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, याद रखना भैया। यहाँ पे भैया आपका क्या कहते हैं n का मान देकर कुछ ना कुछ पूछ सकता है, यहाँ कोणीय संवेग का मान दे देगा कि ठीक कुछ ऊर्जा में दे देगा कि हाँ इतना जूल ऊर्जा है, तो पूछा गया है तो याद रखना, इसलिए हमने पूरा डिटेल्स में समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में, अभी 1 शॉट में देखा हमने, ठीक है 1 शॉट में देखा ना, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति चैप्टर में, तो उसमें कह रहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। विकल्प है आवेश संरक्षण,
द्रव्यमान संरक्षण, या फिर संवेग संरक्षण, या फिर कह रहा है भैया ऊर्जा संरक्षण। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा भैया? ऊर्जा संरक्षण। क्यों? क्योंकि वहां पर बताया गया कि जब किसी धातु की सतह पर, बताया गया था ना बच्चों, याद हो कि जब किसी धातु की सतह पर एक भैया क्या होता है, किसी आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, और यहां पे जो भी प्रकाश आपतित होगा उसकी ऊर्जा E बराबर hν होती है, और ये ऊर्जा दो रूपों में खर्च हो जाती है, बताए थे। तो भैया ऊर्जा संरक्षण के ही सिद्धांत पर तो है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही, क्योंकि एक तो होता है कार्यफलन के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, दूसरा बताया था किसमें, तो दूसरा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होती है। तो इस हिसाब से भैया आपका विकल्प हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए बबुआ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, मतलब एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। ठीक, यदि कह रहा है आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा? आपके विकल्प हैं 72 डिग्री, 60 डिग्री, 48 डिग्री या फिर 36 डिग्री। ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, तो पहले भैया जो कुछ इस क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म, देखिए समबाहु प्रिज्म, समबाहु में जिसकी सभी मतलब भुजाएं क्या हो बराबर, समबाहु में प्रत्येक कोण कितना होगा? बराबर होगा, मतलब 60 अंश, ये 60 अंश, ये 60 अंश, क्योंकि समबाहु प्रिज्म के प्रत्येक कोण बराबर होंगे, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग वैसे भी हमको मालूम है 180 होता है। कितना? 180। तो ये वाला कोण प्रिज्म में क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। तो इसका मतलब जो प्रिज्म कोण है ए का मान कितना है? 60 अंश है। आगे कह रहा है कि यदि आपतन कोण जो है, कह रहा है यदि आपतन कोण जो आई है वो कह रहा है कि प्रिज्म कोण का, प्रिज्म कोण क्या है? 60 अंश है, तो प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, इसका 4/5 है। कर देते हैं ना, तो भैया यहाँ पे हम काट देते हैं, 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ पे आई बराबर कितना हो गया? 12 चौके 48 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है, तो न्यूनतम विचलन कोण मतलब पूछ रहा है बच्चों ये डेल्टा एम, ठीक, ये पूछ रहा है। तो भैया न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपका जो फार्मूला होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ए प्लस डेल्टा एम बराबर क्या चीज? 2i। हमको चाहिए क्या? तो हमको डेल्टा एम चाहिए। डेल्टा एम बराबर भैया ये इधर चला जाएगा तो 2i माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसी पे निकाल देंगे भैया, इसी फार्मूले पे हम निकाल देंगे ना। डेल्टा एम बराबर 2 और आई का मान कितना निकाल लिया? 48 डिग्री निकाल लिया, माइनस ए का मान कितना है भैया? 60 अंश है। ठीक, कितना हो गया? 48 दूना के कितना हो गया भैया? तो ये कितना हो गया? 96। ठीक है, 48 दूना 96, और माइनस का ये कितना हो गया? 60 अंश। तो कितना हुआ भैया? ये 36 डिग्री आ गया डेल्टा एम। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण कितना आ गया भैया? 36 अंश आ गया। विकल्प ऐसा कोई है? 72, 60, 48, 36, हाँ लास्ट में। ठीक, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपका ये जरूरी नहीं बहुविकल्पी में आएगा, आपके भैया ये 2 नंबर वाला या फिर 3 नंबर वाले में न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने रख दिया यहां पर। ठीक है, चलिए तो इसको तो हम सजेस्ट करेंगे कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए, तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बच्चों, अब ये देखिए ना, ये भी सब लाइट से ही है कि एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखना यहां पर क्या है, 2 लेंस हैं। क्या है भैया? 2 लेंस। f1 फोकस दूरी दिया है, f1 के स्थान पे f दे दिया है। ठीक, और उसके बाद f2 के स्थान पे क्या दे दिया है? माइनस का 2f। अब कहेंगे क्यों, समझिए भाई, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
तो F1 F2 के मान दे दिया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अपने को निकालना है, ठीक है। और आपके सामने भैया यहां पर विकल्प दिए गए हैं कि -2f + 2f 3f या फिर 2f/3। तो यहां पर अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए। डेरिवेशन भी हमने देखा है, तो 1/f बराबर 1 भैया f के स्थान f1 के स्थान पे f रहेगा, और ये भाई प्लस करके ये यहां पे माइनस का 2f रहेगा, ठीक है। तो 1/f बराबर करना चाहेंगे तो माइनस का 2f + f, वैसे कर देते हैं, क्या पच्छान मतलब एलसीएम लें, ठीक है। माइनस का ये 2f², ठीक, देखिए कुछ नहीं किया, ऐसे क्रॉस गुणा करा दिया। तो 1/f बराबर क्या हो गया भैया, यहां तो माइनस का f बचा ऊपर, क्योंकि -2f + f है तो माइनस का f, नीचे कितना है तो माइनस का 2f², तो भैया माइनस माइनस कट गया ये इससे, तो 1/f बराबर 1/2f। हमको चाहिए f बराबर ये भैया, ठीक, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर, f बराबर 2f। तो जो फोकस दूरी निकल कर आई कितनी, संयुक्त फोकस दूरी 2f। विकल्प क्या है, -f है +2f, तो भैया यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस का 2f क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। आई बात समझ में, तो है ना मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी क्या है आपका 2 नंबर या फिर 3 नंबर वाले में पूछा जाता है, बाकी बहुविकल्पी में भी पूछेगा, तब भी भैया आपको इस तरह से लगाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो पतले लेंस, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। विकल्प हैं आपके 50 सेमी, 75 सेमी, 25 सेमी या फिर 20 सेमी, ठीक है। चलिए भैया लगाते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि दो लेंस की क्षमताएं यानी P1, ठीक, P1 और P2 के मान दिया है, तो P1 बराबर दिया है 5 डायोप्टर और एक दिया है P2 बराबर -3 डायोप्टर, और इनकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो भैया फोकस दूरी के लिए सबसे पहले हम संयुक्त क्षमता निकालेंगे ना, P बराबर P1 + P2, है ना, फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि दोनों संपर्क में रखे हैं, तो दोनों संपर्क भाई लेंस की हम क्षमता निकालेंगे सबसे पहले। तो P बराबर बच्चों कितना हो जाएगा भैया, ये 5 डायोप्टर है और यहां प्लस करके ये -3 डायोप्टर है, तो ये P बराबर कितना, 5 - 3, तो P बराबर 2 डायोप्टर हो गया। कितना, 2 डायोप्टर हो गया। अब यहां पे फार्मूला होता है P बराबर 100/f, ठीक, ये फार्मूला होता है, बट हमको चाहिए f बराबर, तो भैया वही 100/p हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर रख देंगे 100/, भाई P का मान कितना निकाला, 2 डायोप्टर, काट देंगे 50 बार जाएगा, तो f बराबर कितना आया, 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आया है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक, पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा भैया, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इसको लगा सकेंगे। ये भी आपके 3 और 4 नंबर में, मतलब सॉरी 2 और 3 नंबर वाले में न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि लाइट वाला वैसे भी आपका सबसे लेंदी चैप्टर है, 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो यहां पर विकल्प मतलब ज्यादा आपके उसी से रखे गए हैं। जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, तब कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है, ठीक है। तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक, अपवर्तन कोण बोले तो r का मान पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अपवर्तनांक जो है n, जब एक किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, तो भैया देखिए फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, स्नेल का नियम, कौन सा भैया, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो फार्मूला होता है कि n बराबर sin i अपान sin r, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ हो जाता है, स्नेल का नियम हो जाता है ना। अब देखिए बोल रहा है कि अपवर्तनांक तो n ही है, फिर आगे कह रहा है कि जब ये क्या है n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है भैया,
तब कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा हो जाता है या रह जाता है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स या फिर इनवर्स 1 या फिर cos इनवर्स 1 n/2 या फिर 2 sin इनवर्स 1 n/2 या फिर 2 cos इनवर्स 1 n/2। चलिए देखते हैं। तो भैया साइन आई तो आपका रहेगा, बट कह रहा है कि जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण का आधा, अपवर्तन कोण आर है, तो अपवर्तन कोण जो है यानी आई के स्थान मतलब आर के स्थान पे ये कह रहा है कि आपतन कोण का आधा, ठीक है, यानी साइन ये क्या हो जाएगा I/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है सवाल में कि आप अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, ठीक, तो यहां पर हमने रख दिया। तो n बराबर अब साइन आई, देखिए साइन आई बराबर फार्मूला होता है 2 sin I/2 इंटू कॉस I/2, ठीक है, अपान ये क्या है भैया आपका साइन I/2। नहीं समझ में आया कहां से फार्मूला, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। जब यहां पे 2 हट जाता है केवल साइन थीटा बराबर, तो भैया 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, तो वही चीज लिखा है, आई है तो 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2, ठीक है, तो यहां पर हमने वही चीज लिख दिया। अब लिखेंगे भैया n बराबर, कुछ कटने वाली चीजें हैं इससे ये काट देते हैं, n बराबर हो गया 2, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो गया, और उसके बाद ये बचा है कॉस मतलब I/2, कितना कॉस I/2। अब उसके बाद भैया पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अपवर्तन कोण, तो भैया अपवर्तन कोण नहीं निकलेगा, यहां पर आपतन कोण निकलेगा, क्योंकि अपवर्तन कोण का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण की जगह आपतन कोण कर लेना, आपतन कोण निकलेगा। तो अब अगर I बराबर लिखेंगे डायरेक्टली हो जाएगा भैया 2 cos इनवर्स 1 n/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा cos इनवर्स n/2। तो ऐसा विकल्प आपको कहां दिख रहा है 2 cos इनवर्स 1 n/2, तो ये वाला दिख रहा है ना भैया, ये आपका हो जाएगा आपतन कोण, तो यहां पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, मतलब यहां आपतन कोण निकलेगा। अपवर्तन कोण में तो r होता है ना भाई, तो यहां से r कहां से हो जाएगा, ये तो आपका भाई आई के फॉर्म में है, तो r तो कोई बनने का सवाल ही नहीं, क्योंकि r बराबर पहले ही कह दिया कि आपतन कोण का आधा हो जाता है, तो आपतन ये I के रूप में दोनों बदल गए, तो r तो है ही नहीं, तो यहां आपतन कोण निकलेगा I बराबर 2 cos इनवर्स 1 n/2, ठीक है। चलिए भैया हो गया ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बबुआ, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच का संबंध क्या होता है। तो भैया विकल्प है f बराबर r, f बराबर 2r या r बराबर 1/f या फिर 2f बराबर r। तो देखिए भैया संबंध जो होता है वो होता है कि f बराबर r/2, यानी किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं कि r बराबर लिख सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा 2f, r बराबर 2f। तो भैया r बराबर 2f, r बराबर 2f, देखिए यहां पे कैपिटल R लिखें चाहे f बराबर r/2, स्मॉल r लिखेंगे तो यहां पे r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे जो हो जाएगा r बराबर 2f, यही विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक। चाहे हम कह लें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर हम कह लें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, एक ही तो है, ठीक, बात एक ही तो है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बोल रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो ध्यान देना भैया, गामा किरणें भी अवरक्त किरणें हैं, मतलब सॉरी ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अवरक्त भी है, एक्स भी है, पराबैंगनी भी है, रेडियो तरंगे भी है, लेकिन ध्यान देना ये अल्फा जो किरण होगा ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ये हीलियम का एक नाभिक है, ठीक है, क्या है हीलियम का एक नाभिक हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए, एलसीआर जो सर्किट है उसके लिए अनुनाद की स्थिति में लगाई गई वोल्टता, मतलब धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर क्या होगा। देखिए अनुनाद की जो स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति में ध्यान देना भैया, अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में जो होता है ये XL माइनस XC ये 0 हो जाता है। तो जब हम कलांतर निकालेंगे तो कलांतर भैया tan ये फाई होता है, या tan थीटा लिख दें या tan फाई बराबर ये होता है XL माइनस XC अपान नीचे हो जाता है क्या चीज R। तो ये तो मान अगर हम 0 रख देंगे तो R ही आएगा, मतलब ये तो फिर बटे R है तो यानी 0 आएगा। तो कलांतर कितना हो जाएगा? पाई बटे 2 पाई बटे 4 0। तो भैया अनुनाद की स्थिति में कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा कलांतर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में 0 होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन काफी लाजवाब है, ये 1 नंबर में भी वैसे पूछ लेता है। ठीक है ना, विकल्प के रूप में नहीं, विकल्प बहुविकल्पी तो पूछता है, नहीं तो जनरली वैसे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम, XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर ज्ञात करना है। देखिए भैया कलांतर ज्ञात करना है तो यहां पर भी आपका सेम वही आया है। अब की बार विकल्प 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 या फिर 90। चलिए निकालते हैं। तो भैया R का मान दे दिया है 100 ओम। ठीक है, XL बराबर, XL का मतलब क्या होता है? ये प्रेरकी प्रतिघात दिया है। ठीक है, 300 ओम। उसके बाद XC यानी धारितीय प्रतिघात 200 ओम। ठीक, 200 ओम दे दिया है। कलांतर पूछ रहा है तो भैया tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC अपान R। इसी पे निकालेंगे तो भैया ये हो जाएगा tan फाई। ठीक, क्या हो जाएगा? tan फाई बराबर XL माइनस XC, तो XL 300 माइनस XC 200। ठीक है, अपान R तो है भैया 100। ठीक, तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर XL माइनस XC। भैया 300 में से 200 घटाएंगे 100 आ जाएगा। नीचे बबुआ आपका 100 है, कट गया तो tan फाई बराबर यहां पे tan, भाई ये सॉरी यहां पर लिखेंगे कितना? 1, और 1 कितने अंश का मान है? तो tan 45। तो लिखेंगे ना कि tan फाई बराबर ये हो जाएगा आपका क्या? tan 45 डिग्री। ठीक, या यूं कह सकते हैं कि जो फाई बराबर आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भैया आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोले तो 45 डिग्री। तो इसको अच्छे से समझ लेना। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, नहीं तो बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 1 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। लेंज का नियम, तो भैया लेंज का जब नियम समझा रहे थे तभी बताया था इस चीज को। लेंज का नियम भैया किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है भैया ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती, कैसे कर सकते हैं? तो भैया चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता के लिए हमने वीडियो बनाया है, बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, तो वहां पर भैया आप इसको अच्छे से समझे होंगे, नहीं भी समझा है डोंट वरी भाई, हम तो अभी बताएंगे ही। तो भैया कह रहा कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है।
पहला है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, बिल्कुल गलत है। दूसरा, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, नहीं। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो भैया चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि करना है तो कुंडली में का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि करके सुग्राहिता क्या है उसकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, याद रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि समान चुंबकीय, समांग नहीं है, समान है, तो समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन आवेश, मतलब ये E है, नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए जब भी क्या है कि कोई कण B चुंबकीय क्षेत्र में जिस पर आवेश E हो, नियत वेग v से गति करता है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर EVB साइन थीटा। ठीक है, जैसे QVB साइन थीटा है ना, तो यहां पे क्यू लिखे या EVB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहां पे आपका विकल्प क्या दिया है? BEV, BE/V, B/EV या फिर शून्य। तो यहां पे भैया कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, समांतर गति कर रहा है ना, तो भैया समांतर गति कर रहा है, समांतर के लिए याद रखना भैया, समांतर के लिए बच्चों होता है थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। क्या? समांतर 0 डिग्री। तो समांतर के लिए 0 डिग्री होता है, अगर अविलंबवत बोलता तो 90 अंश रखते। तो भैया यहां पर हम रख देंगे F बराबर EVB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है भैया? 0 ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F बराबर ये पूरा का पूरा 0। तो बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, लगने वाला बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो भैया विकल्प आपका डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि समांतर गति करेगा तो 0, कोई बल नहीं लगेगा। ठीक, कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भैया, इसमें कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? यह भी प्यारा सा क्वेश्चन है। विकल्प है ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो देखिए भैया अगर हम किरचॉफ के नियम की बात कर ले, समझना, किरचॉफ या किरखोफ कहीं कहीं लिखा होता है, जो किरचॉफ का जो नियम होता है, ठीक भैया, इनके दो नियम हैं, एक प्रथम नियम है और द्वितीय नियम, दोनों हैं। प्रथम द्वितीय यानी दो नियम दिए गए हैं। ठीक, तो इनका जो प्रथम नियम है बच्चों, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और द्वितीय जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पे पूछ क्या रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, तो भैया प्रथम नियम किसके संरक्षण पर? आवेश के। विकल्प आपका कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का पहला नियम, जिसको क्या कहते हैं भाई? पहले नियम को ही तो कहते हैं धारा का नियम, धारा का नियम, या इसी को संधि का नियम। ठीक है, और दूसरे नियम को क्या कहते हैं? कभी कभार ये भी पूछ लेता है, तो बोल्टता का नियम, या इसी को कहते हैं बंद पास का नियम। ठीक है, बोल्टता या बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मजेदार है। ठीक, आता है भैया, काफी ज्यादा पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या प्रति ओम प्रति मीटर कह लें, या फिर प्रति ओम मीटर कह लें, या फिर ओम प्रति मीटर कह लें, या फिर ओम मीटर कह लें। चलिए देखते हैं। तो भैया यहां पर कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी क्या है? रो का मान, रो बराबर क्या होता है भैया? RA/L। रो बराबर क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, रो बराबर RA/L, ये फार्मूला होता है। इसी में अगर देखें मात्रक, तो भैया प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, और यहां पे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है? लंबाई का मात्रक, तो भैया मीटर अकेले होगा, तो कट जाएगा एक मीटर से मीटर, तो यहां आ गया क्या चीज? ओम मीटर, या हिंदी में लिखेंगे तो भैया ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका विकल्प सही हो जाएगा। तो ओम मीटर कौन सा है भाई? पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। ओम मीटर क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को
एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। देखिए भैया, मतलब क्या है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले उसको समझना है, क्योंकि वहीं से समझ पाएंगे ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है भैया Q1 Q2/R, ये होता है। तो यूं कह लें कि जो ऊर्जा है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, या फिर जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा वो क्या है भैया, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब है दूरी घटेगी तो ये बढ़ेगा, अब ये घटेगा तो दूरी बढ़ेगी, एक दूसरे के विलोम है। तो इसका मतलब है, कह रहा है कि एक दूसरे के अधिक समीप लाने पर, यानी अगर दूरी हम कम कर रहे हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। यानी दूरी कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक, दूरी कम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और दूरी अगर बहुत अधिक हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, दूरी कम होगी ये बढ़ेगा, ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक। तो भैया क्या है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, याद रखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बढ़ती है। एक मिनट, आई बात समझ में? तो भैया क्या हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? विकल्प आपके हैं 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम या 200 ओम। तो ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। देखिए जब भी इस तरह से दिया रहे तो ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। जब भी ऐसे दिया रहे कि कोई ओम दिया है, नया पूछ ले, लंबाई खींचकर कुछ करना हो, तो इसके बराबर एक फार्मूला याद रखना बच्चों कि नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर, यानी गुना का स्क्वायर, जो गुना बोलेगा n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। तो भैया नया प्रतिरोध जैसे हम R डैश मान लेते हैं, नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर, तो लंबाई का भैया जो बोलेगा दो गुनी कर रहा है तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध कितना है 50 ओम, तो 50 हो गया। तो भैया ये 2 दूना 4 हो गया और ये 50 है ही, ठीक है। 5 चौके 20, 200 ओम, यानी जो नया प्रतिरोध हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आपका कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? 25, 50, 100 और 200। तो 200 ओम सही हो जाएगा। ज्यादातर विकल्प आपके डी वाले ही बन रहे हैं, ठीक है। तो 200 ओम सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या? एक मिनट, कहां से आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कह रहा है कि भैया मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यह भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन प्रति मीटर या फिर कूलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलाम या फिर जूल प्रति न्यूटन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूछ रहा है, E बराबर F/Q होता है या Q0 होता है, ठीक है। तो भैया F क्या है? बल है, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर हाँ यही सही हो जाएगा, यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए अब भैया यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे भैया पेपर बनाने मतलब सेट करने वाले ने यहाँ पे लोगो छाप दिया, कोई दिक्कत ना, अपना ब्रांड यहाँ पर बना रहेगा, है ना, ये भी अच्छी बात है। अरे यार ये तो हटाना भूल गए। अब देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। फिर कह रहा है यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना हो जाएगा? विकल्प है
के एफ हो जाएगा, के अपान एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ अपान के हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले भाई हमको पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। क्लियर? ये होता है किसका भैया, आपने पढ़ा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। बट आगे कह रहा है कि यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दें तो भैया दूसरा बल क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब की बार के कर देना है आगे, और यहां पे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहां पे भैया हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात, दोनों का अनुपात। तो भैया ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये वाला पूरा इससे कट गया, ये वाला पूरा इससे कट गया। तो बचा क्या है भैया, देखें तो F अपान एफ डैश बराबर, भैया देखिए ये पूरा कट गया, 1/k बचा है, 1/k बच गया है, ठीक है। और ये दूसरा बल कह रहा है तो भैया यहां पे एफ डैश बराबर कर देंगे तो k इंटू एफ हो जाएगा, k इंटू एफ हो जाएगा। तो भैया ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो कौन सा विकल्प दिखाई पड़ रहा है, एक मिनट सॉरी, अभी तो गड़बड़ हो जाता भैया। ये क्या है, f अपान एफ डैश है, तो भैया ये 1/1/k है बबुआ। तो यानी f अपान एफ डैश बराबर, अभी विकल्प भी एकदम सही मिल गया था, सब गड़बड़ हो जाता क्योंकि 1/1/k है, तो भैया ये ऊपर चला जाएगा, k हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, तो यही के परावैद्युतांक में रखने के बाद कितना बल था वो निकालना था, एफ डैश। तो एफ डैश जब कर देंगे तो ये चीज यहां आ जाएगा, तो भैया एफ अपान के आ जाएगा। तो एफ अपान के ऑप्शन डी, एफ अपान के ऑप्शन डी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भैया यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अभी तो एकदम सब उल्टा पुल्टा हो जाता, ठीक है। आप लोग कमेंट करते कि मोनू सर तो एकदम ही गलत पढ़ाते हैं, बहुत ही वाहियात पढ़ाते हैं, एकदम बेकार पढ़ाते। भाई इंसान से ही गलती होती है, ठीक है ना, हम भी इंसान हैं। तो समझ आए भैया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं भैया, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्या है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, वैद्युतशीलता का मात्रक आपको बताना है, ठीक है भैया। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो भैया वैद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है, क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम अभी आपने देखा, तो कूलाम का नियम भैया एप्सिलॉन नॉट पूछ रहा है, तो अगर ये चीज यहां चला जाएगा, ये चीज यहां एप्सिलॉन नॉट बराबर जब चला जाएगा तो भैया 1/, ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई और इंटू का एफ आ जाएगा, ठीक। और ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जब भी मात्रक निकालना हो कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं होता, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, ये भैया एफ हो जाएगा, और यहां पे Q1, यहां पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए मात्रक निकालते हैं डायरेक्टली, भाई ये क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम, और दूसरा भी आवेश ही है कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम हो गया। और नीचे क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, और यहां पर क्या है भैया, ये है मीटर स्क्वायर। तो अगर देखें तो कूलाम कूलाम है तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, भैया प्रति है यानी बटे में है ना, कूलाम स्क्वायर, और ये प्रति है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, ये वाला, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा मात्रक कहां दिखाई पड़ रहा है आपको, तो जरा गौर से देखिएगा, पहला विकल्प ही हो, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल भैया 100% आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा।
तो याद रखना, ठीक है। बहुत ही कभी कभार पूछता है कि ऐसे पूछेगा भैया कि कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युतशीलता का मात्रक निकालिए, पूछता है भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 1 नंबर में ऐसे पूछ लेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से निकालना है, याद रखना। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है? तो कह रहा है कि जो पी टाइप का अर्धचालक अगर बनाना है तो इसमें कैसा अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो पी टाइप और एन टाइप हम दोनों समझ लेते हैं ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को दिक्कत ही ना हो। देखिए भैया, अगर पी टाइप में हमने तो वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समझ लिया। अब कह रहा है कि कौन सा पदार्थ, अगर कह रहा है कि जर्मेनियम में कौन सा ऐसा पदार्थ मिला दें कि वो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाए। तो बच्चों याद रखना, पी प्रकार का अर्धचालक मिलाना होता है तो त्रिसंयोजी यानी 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं। और एन टाइप का बनाना है तो 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो भैया यहां पे त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है, इसमें 5 संयोजी, ठीक। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे। विकल्प है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक। तो भैया 3 संयोजकता किसकी होगी? फास्फोरस 15 हो जाएगा तो 5 हो जाएगी, नहीं होगा। एंटीमनी भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के 13, 2 8 10 3 13, लास्ट में 3 आएगा ना, 2 8 10 3 13, तो बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यही इसकी संयोजकता। तो भैया क्या हो जाएगा? 3 संयोजकता वाला तत्व, ठीक है। अगर एन टाइप पूछता तो ये फास्फोरस वाला कर देते, क्योंकि फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 2 8 10 5 15, याद रखना। अब तो समझ में आ गया ना कि पी टाइप का अगर बनाना है 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे, ठीक। कभी कभार ऐसे त्रिसंयोजी, 5 संयोजी, ऐसे 4 संयोजी दे देगा, लेकिन कभी कभार ऐसे ना देकर जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पे दे देगा तत्व का नाम, तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि भैया 3 वैलेंसी किसकी होती है। तो भैया जिसमें बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की संयोजकता 3, जिसमें 5 होंगे लास्ट में उसकी 5, ठीक है, याद रखना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, काम की चीज है। हो गया ना? चलिए भैया अब चलते हैं, एक मिनट। तो इतना तो समझ में आ ही गया। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। यानी प्रिज्म से अगर कोई श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ये तो भैया हमने प्रिज्म में अच्छे से समझाया था वर्ण विक्षेपण की घटना में। विकल्प है लाल रंग, बैगनी रंग, नीला रंग, हरा रंग। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, अधिकतम किसका होता है? बैगनी, इसीलिए तो आसमान नीला दिखाई पड़ता है ना। तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे कम अगर पूछता तो लाल रंग का होता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।